हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महाराणा क्लासेस पर। तो आज की वीडियो में हम बीए प्रथम सेमेस्टर के अंतर्गत जो आपके राजनीति विज्ञान की फर्स्ट यूनिट दी गई है, राजनीति विज्ञान का अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र, प्रमुख, दृष्टिकोण, बहस, मानक, ऐतिहासिक और अनुभवजन्य, व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद, राजनीतिक सिद्धांत के पतन और पुनरुत्थान पर बहस, इनके बारे में इस फर्स्ट यूनिट के महत्वपूर्ण आपके अति लघुरात्मक और निबंधात्मक प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो आपके बीए प्रथम सेमेस्टर की जो फर्स्ट यूनिट है, इसके अंतर्गत हैं जो हम आपके अति लघुरात्मक प्रश्नों को कंप्लीट करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन दे रखा है, राजनीति विज्ञान विज्ञान है, इसके पक्ष में तर्क दीजिए। तो आपके राजनीति विज्ञान विज्ञान है, इसके पहले सबसे पहले इनका समर्थन किसने किया? तो लेविस, सेजविक और ब्राइस इसके समर्थक हैं। और इन्होंने क्या कहा है कि राजनीति विज्ञान एक क्रमबद्ध विज्ञान है जो निरीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण आदि पर है जो बल देता है। दूसरा पॉइंट है हमारा, राजनीति विज्ञान मानव व्यवहार के अध्ययन पर बल देता है, मानव का व्यवहार है जो इसमें पता लगाया जाता है। और तीसरा है जो यह कार्यकरण के संबंध पर बल देता है, इसमें प्रत्यक्ष अनुसंधान पर बल दिया जाता है। प्रत्यक्ष अनुसंधान मतलब आपके खोज पर है जो इसमें बल दिया जाता है, इसमें सिद्धांत के निर्माण पर बल दिया जाता है और इसमें भविष्यवाणी करने की है जो क्षमता होती है। राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है, इसके पक्ष में है जो आपको तर्क देना है। तो राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है, ये सबसे पहले किन विद्वानों ने इसका समर्थन किया है? तो ये किया है आपके मैटलैंड और वक ने इसका समर्थन किया है। देखिए इसके पक्ष में है जो आपको निम्न तर्क देने हैं। देखिए इसमें सिद्धांत की एक रूपता नहीं पाई जाती, जैसे मतलब विज्ञान में है जो आपके सिद्धांतों की एक रूपता पाई जाती है और इसमें है जो एक रूपता नहीं पाई जाती, इन दोनों विद्वानों का कहना है। और दूसरा है जो इसमें विज्ञान की बाती कार्यकरण संबंध नहीं पाया जाता, मतलब विज्ञान में फिक्स है कि ऐसी अभिक्रिया से ऐसे पदार्थ बनेंगे और इसमें ये फिक्स नहीं है, कार्य कारण संबंध है जो इसमें नहीं पाया जाता। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। इसमें पूर्णतः वैज्ञानिकता संभव नहीं, ठीक है, विज्ञान की तरह इसमें है जो पूर्णतः वैज्ञानिकता संभव नहीं है। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत इसमें विज्ञान की बाती भविष्यवाणी संभव नहीं, मतलब विज्ञान में आपके कारण के आधार पर सटीक भविष्यवाणी की जाती है और आपके वह सही होती है, 100% सही होती है। लेकिन इसमें है जो आपके विज्ञान की बाती भविष्यवाणी हर बार सही नहीं होती। मानव व्यवहार परिवर्तनशील है और इसके बारे में वैज्ञानिक अध्ययन संभव नहीं। अब तीसरा क्वेश्चन है, व्यवहारवादी उपागम का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो व्यवहारवाद उपागम दिया गया है, उसका है जो आपको आलोचनात्मक परीक्षण करना है। व्यवहारवाद की आलोचनात्मक परीक्षण है जो इस आधार पर की जा सकती है कि यह अत्यधिक वैज्ञानिक हैं और इसमें नैतिकता या मूल्यों की अपेक्षा की गई है। वस्तुतः मूल्यों के बिना राजनीति विज्ञान निरस हो जाएगा। लियो स्ट्रास व्यवहारवाद पर कठोर प्रहार करते हुए कहते हैं कि यह मूल्यों की अपेक्षा राजनीति विज्ञान को नीरस बना देता है। व्यवहारवाद मनुष्यों को यंत्र या मशीन बनाता है। व्यवहारवाद शुद्ध विज्ञान न होकर एक मानविकी विज्ञान है। इन कमियों के बावजूद व्यवहारवाद का सबसे बड़ा योगदान है कि उसने राजनीति विज्ञान की वैज्ञानिकता को बढ़ावा दिया है और जिसके फलस्वरूप हैं जो आपके राजनीति विज्ञान व्यवहारिक अध्ययन प्रारंभ करते हुए राजनीति विज्ञान में अनेक नवीन सिद्धांत सामने आए हैं। अब हम देखते हैं उत्तर व्यवहारवाद की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो देखिए कोई भी प्रश्न आए जो आपको यहाँ पर छोटे छोटे प्रश्नों से आप बड़े बड़े प्रश्न बना सकते हैं और इन पॉइंटों से हैं जो आप बड़े बड़े क्वेश्चन हैं सो बना सकते हैं। देखिए उत्तर व्यवहारवाद की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। उत्तर व्यवहारवाद तकनीकी तुलना में सम या प्रासंगिकता पर बल देता है, ठीक है। उत्तर व्यवहारवाद सामाजिक परिवर्तन पर बल देता है। उत्तर व्यवहारवाद सामाजिक समस्याओं के निदान पर बल देता है। उत्तर व्यवहारवाद मूल्यों के महत्व को स्वीकार करता है। बुद्धिजीवियों का दायित्व है कि सामाजिक समस्याओं का निदान करे। और आपके इसमें है जो राजनीति के व्यवसायीकरण पर भी बल दिया जाता है कि राजनीति विज्ञान का है जो व्यवसायीकरण किया जाए। और आपके उत्तर व्यवहारवाद तथ्यों और मूल्यों के समन्वय पर बल देकर राजनीति विज्ञान को नवीन दिशा प्रदान करता है। इसमें राजनीति के ह्रास के वाद विवाद को कम किया जाता है, मतलब राजनीति विज्ञान का जो ह्रास यानी कमी हो रही है उसके वाद विवाद को यहाँ पर इसमें है जो उत्तर व्यवहारवाद में है जो कम किया जाता है। अगला पांचवा क्वेश्चन हम देखते हैं कि राजनीति
राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और राज्य के साथ होता है। स्पष्ट कीजिए, इस परंपरागत परिप्रेक्ष्य ने राज्य को एक राजनीतिक विज्ञान की धुरी के रूप में प्रतिष्ठित किया था। मतलब प्राचीन समय में है जो आपके एक राज्य होता था और इसमें राज्य को एक सी कानून संस्था के रूप में देखा गया था जो एक निश्चित भूभाग पर निवास करने वाली जनसंख्या पर प्रभु सत्ता का प्रयोग करते हुए सरकार के माध्यम से व्यवस्था की स्थापना करती थी। यथा परिभाषा आपके राज्य की दूरी के अनुरूप राजनीति विज्ञान का अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र निर्धारित होते। मतलब जैसा राज्य होगा वैसी राजनीतिक व्यवस्था होगी वहाँ पर। राजनीति विज्ञान के अर्थ में राज्य का अध्ययन हुआ और इसकी प्रकृति संस्थात्मक, औपचारिक, कानूनी, इतिहासवादी, उपदेशात्मक और वर्णनात्मक बन गई। इसके क्षेत्र में राज्य, इसके तत्व, सरकार, सरकार के रूप, संविधान, नागरिकता, कानून, अधिकार, राजनय, आदर्श और ये सभी शामिल किए गए। संविधान ये सभी हैं जो इसमें शामिल किए गए। अब छठा क्वेश्चन देखते हैं कि मूल्यों का सत्तात्मक आवंटन को समझाइए। इस प्रकार आपके क्वेश्चन आ सकता है। तो डेविड ईस्टन ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, इसके अंतर्गत है जो ये पुस्तक आप ध्यान में रख सकते हैं। पुस्तक का नाम आ सकता है, आप ध्यान में रख सकते हैं। इसके अंतर्गत राजनीति विज्ञान का एक आधुनिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जो यह मानकर चलता है कि समाज में विभिन्न स्तरों पर संघर्ष, सहमति दोनों विद्यमान होते हैं। मतलब दोनों है जो संघर्ष भी विद्यमान होते हैं और सहमति भी विद्यमान होती है। समाज के विभिन्न समूह अपने अपने हित में मूल्यों का अधिकाधिक हिस्सा प्राप्त करने के लिए परस्पर विरोधी मांगे प्रस्तुत करते हैं। साथ ही इन संघर्षरत समूहों में ऐसे तंत्र के प्रति सहमति भी रहती है जो उनके परस्पर विरोधी दावों का अपने आधिकारिक निर्णयों द्वारा समाधान करता है। यद्यपि यह निर्णय सभी को पक्ष में संतुष्टि नहीं देते, सभी इस पर संतुष्ट नहीं होते, लेकिन कुछ अप्रिय निर्णय को भी हैं जो लोग सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। अपनी नई मांगों को वह पुनः इसी तंत्र को संबोधित करते हुए तथा इसी तरह है जो वो आगे बढ़ जाते हैं यहाँ से। तो देखो, इसके कहने का मतलब है कि मूल्यों का सत्तात्मक आवंटन को समझाइए। डेविड ईस्टन ये कहना चाहता है आपसे कि देखो, समाज में आपकी सरकार ऐसे कानून बताती है जो किसी के लिए हितकर हैं और किसी के लिए नहीं है। लेकिन किसी के लिए नहीं है वो भी हैं जो कभी कभी सामंजस्य बिठा लेते हैं। अगला 7वां क्वेश्चन है, व्यवहारवाद की प्रमुख विशेषताएं बताइए। देखो, यहाँ पर आपको व्यवहारवाद की प्रमुख विशेषताएं शॉर्ट में दी गई हैं, लेकिन इसे आप बड़ा सा क्वेश्चन आ सकता है निबंधात्मक में, तो ये सभी आपको पॉइंट याद रखते। ये लिखकर आप कुछ भी लिख लेंगे तो भी है जो चलेगा, लेकिन आपको इसके हिसाब से देखो, डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद की निम्न विशेषताएं बताई हैं: नियमितता, सत्यापन, प्राविधिया, परिमाणन, मूल्य, क्रमबद्धता, विशुद्ध विज्ञान और एकीकरण। तो आप इसमें से देखो, नियमितता होती है, सत्यापन होता है, मूल्य होते हैं, क्रमबद्धता होती है, विशुद्ध विज्ञान और एकीकरण। इस तरह से आप पॉइंटों को ध्यान में रखना। और देखो, व्यवहारवाद के अनुसार राजनीति व्यवहार में खोजे गए योग्य नियमितताएं या समानताएं पाई जाती हैं जो सत्यापित होनी चाहिए। व्यवहारवाद आनुभाविक तरीकों, पद्धतियों, प्रविधियों पर बहुत जोर देता है। यह परिमाणन का समर्थन एवं मूल्य निरपेक्ष का पक्षपाती है। यह क्रमबद्धता पर जोर देता है। व्यवहारवाद का उद्देश्य राजनीति विज्ञान को विशुद्ध विज्ञान बनाना। चलिए 8वां क्वेश्चन है आपका। तो उत्तर व्यवहारवाद के बारे में डेविड ईस्टन ने लिखा है कि यह है जो एक क्रांति है जिसमें दो नारे हैं आपके, संगति और दूसरा है, संगति का मतलब होता है प्रासंगिकता, वैधता जैसे कार्य, और दूसरा नारा है कार्य, अर्थात राजनीति विज्ञान को वर्तमान समस्याओं के साथ अपनी संगति, प्रासंगिकता स्थापित करनी चाहिए। उत्तर व्यवहारवादी क्रांति में व्यवहारवाद और शास्त्रीय विचार दोनों हैं, किंतु परंपरावाद का पुनरुत्थानवाद नहीं है। यद्यपि परंपरावाद और उत्तर व्यवहारवाद दोनों व्यवहारवाद के आलोचक हैं, लेकिन उत्तर व्यवहारवाद व्यवहारवाद की विशेषताओं, उपलब्धियों को बनाए रखना चाहता है। देखिए, यहाँ पर भाषा थोड़ी क्लिष्ट है तो आप इसे पॉइंटों को ध्यान में रखिए। ये कहना ये चाहता है, तो देखिए यहाँ पर प्रासंगिकता होती है और यहाँ पर कार्य करने की क्षमता होती है राजनीति विज्ञान। और जो आपके उत्तर व्यवहारवाद हैं जो आपके व्यवहारवाद को सेव करना चाहता है, यहाँ पर बचाना चाहता है। 9वां क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान में व्यवस्था सिद्धांत की आवश्यकता के प्रमुख कारण बताइए। तो यहाँ पर देखिए, राजनीति विज्ञान में व्यवस्था सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं निम्न है। पहली विशेषता यहाँ है, आधुनिक राजनीतिक विश्लेषणों में आपके राज्य, राष्ट्र और संविधान जैसे पुराने प्रत्ययों की अनुपयुक्तता है। राजनीतिक विश्लेषण से अधिक व्यापक ढांचे की आवश्यकता है
और राजनीति विज्ञान में यथार्थवादी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, मतलब जो सत्यवादी, यथार्थवादी मतलब जो सत्यवादी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। राजनीति विज्ञान में विचारधारा से मुक्त दृष्टिकोण की आवश्यकता है, क्योंकि राजनीति विज्ञान में आपके विचारधारा पर आधारित सिद्धांत बहुत होते हैं। धर्म की राजनीति हो गई, ये सभी हैं जो आपके, तो इन सभी से मुक्त विचारधारा की आवश्यकता बहुत है। और आपका पांचवा हो जाए राजनीति विज्ञान को अधिक वैज्ञानिक बनाने के लिए, अर्थात राजनीतिक प्रणाली के अंतर्गत एक और विनिमय क्षमता, दोहन क्षमता तथा दूसरी ओर वितरण क्षमता और प्रत्युत्तर क्षमता में असंतुलन कायम रखा जाए। व्यवस्था का अर्थ है सुपरिभाषित अंतःक्रियाओं से है, मतलब व्यवस्थित होनी चाहिए पूरी प्रक्रिया जिसकी सीमाएं निश्चित की जा सके। व्यवस्था में 3 गुण पाए जाते हैं। एक तो पाई जाती है आपकी व्यापकता, दूसरा है जो आपके अन्योन्याश्रय, मतलब दूसरों पर आश्रय। ठीक है, व्यापकता का अर्थ है व्यवस्था के अंतर्गत हम सभी परस्पर क्रियाओं को शामिल करते हैं। अन्योन्याश्रय का अर्थ है कि जब व्यवस्था के एक अंग के गुणों में परिवर्तन आता है तो उसका प्रभाव अन्य संगठकों पर भी स्वतः ही पड़ता है। ये है जो होगा। और तीसरा होगा सीमाएं। व्यापकता अन्य पर आश्रित, ऐसे याद रखिए, ये शब्द आपको याद नहीं रहेगा, अन्य पर आश्रित और सीमाएं। देखो, सीमाओं से हमारा तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यवस्था किसी एक बिंदु से प्रारंभ होती है और किसी एक निश्चित स्थान पर जाकर है जो उसकी समाप्ति होती है। तो ये है जो व्यवस्था के अंतर्गत आप ध्यान रखिएगा। अगला हमारा 10वां क्वेश्चन है, डॉक्टर गार्नर ने राजनीति विज्ञान को किस प्रकार परिभाषित किया है? तो अन्य किन विचारकों ने इस मत का समर्थन किया? राजनीति विज्ञान एक राज्य नामक संस्था का अध्ययन है। तो ये डॉक्टर गार्नर कहते हैं कि राजनीति विज्ञान एक राज्य नामक संस्था का अध्ययन है। राजनीति विज्ञान राज्य के भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों का अध्ययन करता है। राज्य एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। राज्य है जो आपके निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, विकासोन्मुख प्रक्रिया है, मतलब विकास की और उन्मुख प्रक्रिया है। अतः राजनीति विज्ञान में अतीत के राज्यों के गुणों के आधार पर वर्तमान राज्य का गठन किया जाता है। डॉक्टर गार्नर के अनुसार राजनीति विज्ञान विषय के अध्ययन का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। ये आपके डॉक्टर गार्नर ने कहा है कि राजनीति विज्ञान के आपके जो अध्ययन का प्रारंभ और अंत है जो राज्य के साथ होता है। अन्य राजनीतिक विचारकों में गुडनॉव, एक्शन और डॉक्टर जकारिया प्रमुख माने जाते हैं। व्यवहारवाद की प्रमुख सीमाओं का उल्लेख कीजिए। तो व्यवहारवाद की कौन कौन सी सीमाएं हैं? तो देखिए, व्यवहारवाद की निम्नलिखित सीमाएं हैं। पहला, मानव व्यवहार अत्यंत अनिश्चित और परिवर्तनशील है, मतलब मनुष्य का व्यवहार है जो परिवर्तनशील है। ऐसी स्थिति में मानव के नियमों की घोषणा करना कठिन है, मतलब मानव को यह बता पाना कि मानव यह इस प्रकार से इसकी भविष्यवाणी कर पाना है जो मुश्किल है। व्यवहारवादी उपगम से स्वायत्तता नष्ट हो जाती है। ठीक है, स्वायत्तता नष्ट हो जाती। नीति निर्धारक की दृष्टि से व्यवहारवादी उपगम की कोई उपयोगिता नहीं है। व्यवहारवाद में पद्धतियों पर अधिक बल देने के कारण है जो विशेष सामग्री, जो आपके मेन सामग्री है, उसकी उपेक्षा करने से हानि हुई है। व्यवहारवादी स्वयं अपनी पद्धतियों के अनुरूप आचरण करने में विफल रहे हैं तथा उन्होंने व्यवहार के अनेक तत्वों पर कोई ध्यान नहीं दिया है। 13वां क्वेश्चन है, राजनीतिक विज्ञान का ऐतिहासिक दृष्टिकोण है। जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण इस तरह से आपके आ सकता है, यह दृष्टिकोण इतिहास से संबंधित है। यह किसी भी स्थिति का विश्लेषण करने के लिए, राजनीति की वास्तविकता को जानने के लिए है, जो इतिहास की तरफ है, जो हमें ले जाएगा। इसके समर्थक हैं आपके मैकियावली और सबाइन डाइनिंग जैसे राजनीतिक विचारकों का मानना है कि राजनीति और इतिहास का निकट संबंध है। क्योंकि राजनीति विज्ञान का अध्ययन होता है वो हमेशा एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से होना चाहिए। यह दृष्टिकोण दृढ़ता से इस विश्वास को बनाए रखता है कि हर राजनीतिक विचारक की सोच, हठधर्मिता आसपास के हैं जो वातावरण से बनती है। इसके अलावा इतिहास अतीत का वितरण प्रदान करता है और साथ ही क्रम देता है, और जिसे भविष्य में होने वाली घटनाओं का भी है जो अनुमान लगाने में आपको मदद मिलती है। लेकिन ऐतिहासिक दृष्टिकोण के अलावा आलोचकों का मानना है कि समकालीन विचारकों, अवधारणाओं के संदर्भ में पिछले युगों के विचार को समझना संभव नहीं, क्योंकि ये जो समय के साथ परिवर्तन आता है तो आलोचक ऐसा कहते हैं कि जो पुरानी विचारधारा है उसको नहीं मानते हैं। ये इसका आलोचनात्मक दृष्टिकोण भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक सिद्धांत के महत्व को लिखिए।
तो देखिए यहाँ पर राजनीतिक सिद्धांत का महत्व निम्नलिखित आधारों पर है जो समझा जा सकता है। यह राज्य सरकार की प्रकृति, उद्देश्यों का क्रमबद्ध ज्ञान उपलब्ध करवाता है। ये सामाजिक राजनीतिक वास्तविकता तथा किसी भी समाज के आदर्शों एवं उद्देश्यों के संबंध स्थापित करने में सहायता प्रदान करता है। और यहाँ पर सिद्धांत का कार्य केवल स्थिति की व्याख्या करने से नहीं होता। ये हैं जो सामाजिक सुधार, क्रांतिकारियों के तरीकों से परिवर्तन संबंधी सिद्धांत भी प्रस्तुत करवाता है। और ये व्यक्ति को सामाजिक स्तर पर अधिकार, कर्तव्य, स्वतंत्रता, समानता, संपत्ति, न्याय, ये सभी हैं जो आपके ये उपलब्ध करवाता है। पांचवा पॉइंट है हमारा ये सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को समझने तथा उससे संबंधित समस्याओं जैसे गरीबी, हिंसा, भ्रष्टाचार, जातिवाद आदि के साथ जूझने के सैद्धांतिक विकल्प प्रदान करता है। अनुभवजन्य उपागम क्या है? तो अनुभवजन्य अध्ययन वैज्ञानिक विश्लेषण के माध्यम से किया गया शोध है। दूसरे शब्दों में अनुभवजन्य विधियों का प्रयोग करने वाले शोधकर्ता एक परिकल्पना बनाते हैं और विनियमित विधियों और प्रक्रियाओं के माध्यम से इसका परीक्षण करते हैं। अनुभवजन्य राजनीतिक सिद्धांत हैं जो आपके सरकार के वर्तमान स्वरूप के अवलोकन पर ध्यान बनाए रखते हैं और आपके सरकारी कार्यों के परिणामों का विश्लेषण किया जाता है और तुलना की जाती है कि पर्यवेक्षकों ने क्या सोचा होगा। है जो आपके डेविड ईस्टन ने राजनीतिक सिद्धांत के पतन के कौन से कारण बताए गए थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखो, डेविड ईस्टन ने राजनीतिक के सिद्धांत के पतन के 4 कारण बताए हैं। इतिहासवाद, मूल्य सापेक्षतावाद, सिद्धांत और विज्ञान में भ्रम और आपके अतिथेयवाद, मतलब अतीत का वाद है जो इसे कहा जा सकता है। तो अतिथेयवाद ये है जो आपको 4 ध्यान में रखने हैं। अगला है जो डेविड ईस्टन के अनुसार इतिहासवादियों की कितनी श्रेणियां हैं, नाम लिखिए। तो डेविड ईस्टन ने इतिहासवादियों की 3 श्रेणियां हैं जो बताई हैं। संस्थावादी इतिहासवादी, अंतर संबंधी इतिहासवादी और भौतिकवादी इतिहासवादी। तो ये 3 श्रेणियां हैं जो डेविड ईस्टन ने बताई हैं। अगला प्रश्न है जो राजनीतिक सिद्धांत का पतन से क्या आशय है। तो प्राचीन काल से लेकर 19वीं शताब्दी के मध्य तक राजनीतिक सिद्धांत का संबंध राजनीतिक दर्शन से रहा है। इस अवधि में इसका लगातार विकास भी हुआ, परंतु 20वीं सदी के मध्य में 1950 के दशक में राजनीतिक सिद्धांत के पतन की शुरुआत हो चुकी थी, जो कि राजनीति विज्ञान का मुख्य विषय रहा। अनेक राजनीतिक विचारकों जैसे रॉबर्ट डहल और आपके लेसलेट के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत मर चुका है। इसके अलावा दूसरे विद्वान ईस्टर और कोबेन ने राजनीतिक दर्शन के रूप में राजनीतिक सिद्धांत को उसके पतन की ओर अग्रसर बताया है। 1960 के दशक में विज्ञान की खोजों और आविष्कारों के कारण विज्ञान को प्राथमिकता दी गई। विज्ञान है जो प्रमाणिक हो सका था कि ये है, इस तरह से है जो विज्ञान होता है, तो प्रमाणिकता हुई। इसके कारण है जो अनुभवात्मक अध्ययन पर बल दिया गया। धीरे धीरे करके हैं जो आध्यात्मिक और भाषाई फिनोलॉजी हैं का प्रभुत्व कम होने लगा। इस तरह से 1950-60 के दशक में राजनीतिक सिद्धांतों का पतन है जो प्रारंभ हो गया, क्योंकि विज्ञान का उदय हो गया। विज्ञान का उदय हो गया तो पता लग गया कि इस कारण से इसको है जो विज्ञान कहा जा सकता है और इस कारण से इसको विज्ञान नहीं कहा जा सकता। तो इसी कारण राजनीतिक सिद्धांतों का है जो पतन हुआ था। 20वां प्रश्न है आपके राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान से क्या आशय है। पुनरुत्थान यानी उसका उत्थान हुआ, उदय हुआ। तो 1960-70 के दशक के बाद अनेक विचारकों ने राजनीति के सिद्धांत के पुनरुत्थान पर बल दिया, जिससे स्पष्ट है कि पुनरुत्थान हुआ तथा अनेक प्रकार के समकालीन सिद्धांतों का पुनर्सृजन भी हुआ। डेविड ईस्टन का आगत निर्गत मॉडल, तो अमंड पॉवेल का है जो आपके संरचनात्मक कार्यात्मक विश्लेषण और साइमन का निर्णय निर्माण सिद्धांत अधिक महत्वपूर्ण रहे हैं। ये सभी और महत्वपूर्ण रहे हैं, तो इतने याद रखने की ज़रूरत नहीं, इतने याद रहते भी नहीं। 2-4 मॉडल हैं जो याद रह जाए तो काफ़ी हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अतिथेयवाद से आप क्या समझते हैं। तो ये 20वां क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर राजनीति को विज्ञान बनाने के क्रम में तथ्यों का एकीकरण संग्रहण प्रमुख हो जाता है, जिसके कारण सिद्धांत निर्माण का कार्य द्वितीयक हो जाता है। राजनीति विज्ञान विषय विज्ञान बनाने के क्रम में दोहराते हैं और विज्ञान के अध्ययन के लिए सिद्धांत की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके राजनीति शास्त्र एक विज्ञान है, अतः इसमें सिद्धांत निर्माण की कोई आवश्यकता नहीं। इस प्रकार तथ्यों पर अधिकाधिक ध्यान देना और सिद्धांत निर्माण ना करना अतिथेयवाद की श्रेणी में आता है। मतलब आपके विज्ञान की तरह इसमें सिद्धांतों का निर्माण न करना
और फिर भी इसको विज्ञान मानना, तो ये हैं जो आपके अद्वितीयवाद हो जाएगा। इसके कारण भी राजनीतिक सिद्धांत का पतन हुआ। तो इसके कारण भी हैं जो राजनीतिक सिद्धांत का पतन हुआ। तो ये हैं जो आपके अति लघुरात्मक प्रश्न हैं फर्स्ट यूनिट के। सेकंड यूनिट के हम सेकंड वाले वीडियो में देखेंगे। अभी हम हैं जो लघुरात्मक और थोड़े से निबंधात्मक क्वेश्चंस हैं जो देख लेते हैं। अब हैं जो हम इस यूनिट के आपके लघुरात्मक क्वेश्चंस देखने वाले हैं, और इन क्वेश्चंस का आंसर है जो आपको 250 शब्दों में देना है, मतलब 20 से 25 लाइन में इन क्वेश्चंस का है जो आपको आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन इसके अंतर्गत देखिए, राजनीति विज्ञान, विज्ञान भी है, कला भी है, इस कथन के विश्लेषण में विवेचन में है जो आपको तर्क देना है या व्याख्या कीजिए, ऐसा आ सकता है। राजनीति विज्ञान की प्रकृति की व्याख्या कीजिए, राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है, विश्लेषण कीजिए, अथवा राजनीति शास्त्र के संबंध में विज्ञान शब्द के प्रयोग में क्या आपत्तियां उठाई गई हैं, इसके विषय में है जो आपको सकारण विचार वर्णन करना है। राजनीति विज्ञान विज्ञान है अथवा कला, पूर्णतः व्याख्या कीजिए, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको है जो आपको कैसे देखना है, देखिए यहाँ पर देखेंगे तो उत्तर में दिया है, राजनीति विज्ञान की प्रकृति से यह अर्थ लिया जाता है कि प्राकृतिक विज्ञानों की तरह राजनीति विज्ञान विज्ञान है या नहीं। तो आपके अनेक प्रत्यक्षवादी राजनीतिक विद्वान राजनीति विज्ञान का अध्ययन प्राकृतिक विज्ञानों की तरह करना चाहते हैं। जैसे प्राकृतिक विज्ञान आपके वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान ये हो गए, तो इसकी तरह है जो इसका अध्ययन करना चाहते हैं। कुछ आपके प्रत्यक्षवादी राजनीतिक विद्वान हैं, इसका अध्ययन इस तरह से करना चाहते हैं, उन्हीं के आधार पर हैं जो वैज्ञानिकता की कसौटी पर कसना चाहते हैं। उनका कहना है कि राजनीति विज्ञान को विज्ञान होने में कोई शक नहीं, यह पूर्णतः समाज विज्ञान है, न कि आपके प्राकृतिक विज्ञान की तरह विज्ञान है। दूसरी तरफ है जो कुछ विद्वान इसे विज्ञान नहीं मानते हैं। ठीक है, राजनीति विज्ञान को हम विज्ञान और कला दोनों मान सकते हैं अथवा नहीं, इस बात पर विद्वानों में निरंतर विवाद रहा है। जहाँ अरस्तु ने इस शास्त्र को सर्वोच्चतम विज्ञान की संज्ञा दी है, वहीं बक्कल, कॉम्टे और मेटलैंड ने आदि ने इस को विज्ञान मानने से इनकार कर दिया है। बक्कल ने यहाँ तक कहा है कि विज्ञान की तरह वर्तमान अवस्था में राजनीति को विज्ञान मानना तो दूर, यह कलाओं में भी पिछड़ी कला है। ठीक है, तो ऐसा बक्कल ने कहा है, लेकिन अरस्तु इसे विज्ञान और कला दोनों मानते हैं। इसी प्रकार मेटलैंड ने लिखा है कि जब मैं राजनीति विज्ञान के शीर्षक के अधीन एक अच्छे परीक्षा प्रश्नों के समूह को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों पर नहीं शीर्षक पर खेद होता है। तो ऐसा है जो इन्होंने कहा है। आप तो बक्कल का ध्यान रखिएगा, और एक अरस्तु इसने सर्वोच्चतम माना है, और आपके बक्कल ने कहा है कि इसमें तो बिल्कुल ये तो सबसे पिछड़ी कला है राजनीति विज्ञान, और ये विज्ञान से तो बहुत दूर है। इस तरह से है जो आप ध्यान रखिएगा। राजनीति शास्त्र विज्ञान है। राजनीति विज्ञान के स्वरूप का निर्धारण करने में कुछ लेखकों ने दावा किया है कि यह विज्ञान है। प्राचीन काल में विद्वानों ने राजनीति विज्ञान को विज्ञान के रूप में स्वीकार किया। अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को विज्ञान कहा है। आधुनिक समय में अनेक विद्वान जैसे बोंदा, हॉब्स, ब्राइस और गार्नर आदि ने राजनीति विज्ञान को विज्ञान माना है। राजनीति शास्त्र को विज्ञान मानने के पक्ष में तर्क। राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानने के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं। पहला तर्क है, राजनीति विज्ञान में भी प्रयोग और परीक्षण संभव है। ये पॉइंट याद रखिएगा। इस मत को मानने वाले विद्वानों का मत है कि संपूर्ण समाज ही राजनीति विज्ञान की प्रयोगशाला है। संपूर्ण समाज है जो राजनीति विज्ञान की प्रयोगशाला है। तो इस तरह से है जो आप लिख दीजिएगा। और ये आगे अगर दूसरा पॉइंट हमें देखें, राजनीति विज्ञान में भी भविष्यवाणियां की जा सकती है। ठीक है, राजनीति विज्ञान में भी है जो विद्वानों का मत है कि इसमें भविष्यवाणियां की जाती है। अन्य प्राकृतिक विज्ञानों की तरह भविष्यवाणियां संभव नहीं, लेकिन आंकड़ों और इन सभी के आधार पर हैं जो सत्य और विश्वसनीयता का पता लगाया जा सकता है। तीसरा है, राजनीति विज्ञान एक क्रमबद्ध विज्ञान है। ये भी है जो सही है। देखिए, इसे विज्ञान मानने का तीसरा तर्क यह है कि राजनीति विज्ञान का ज्ञान भी क्रमबद्ध ज्ञान है। इसका क्षेत्र निश्चित है, इसके अधिकांश नियम सुस्थापित हैं, और आज भी अरस्तु, कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत कसौटियों पर हैं जो खरे उतरते हैं। तो यह एक पूर्णतः विज्ञान भी है। ऐसे हैं जो आप ध्यान में रखिएगा अगर इसके पक्ष में तर्क है। तो राजनीति विज्ञान एक विज्ञान भी है। अब राजनीति विज्ञान विज्ञान में कार्य कारण का संबंध स्थापित कीजिए। देखो, राजनीति विज्ञान में कार्य कारण संबंध, यद्यपि यह सत्य है कि प्राकृतिक विज्ञान को भांति राजनीति विज्ञान है जो पूर्णतः प्रयोगों पर खरा नहीं उतरता, परंतु राजनीति विज्ञान में भी काफ़ी सीमाओं तक कार्य कारण संबंध देखे जा सकते हैं। प्रिडिक्शन किया जा सकता है कि इसको इतनी सीटें मिलेगी, इसको इतनी सीटें मिलेगी, तो प्रिडिक्शन किया जा सकता है। उदाहरण के लिए कई देशों
कि क्रांतियों का अध्ययन करने के पश्चात यह इंगित किया जा सकता है कि क्रांति का मूलभूत कारण असमानता होती है। ठीक है, लोगों में असमानता होती है। इसी प्रकार यह कहा जा सकता है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण तथा जनता का राजनीतिक सहभागिता राजनीतिक चेतना में वृद्धि करती है। इसी प्रकार यह भी कहा जा सकता है कि जिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष जितना अनुत्तरदायी होता है, वहां सरकार उतनी ही स्वेच्छाचारी होती है। अनुत्तरदायी मतलब यहाँ पर आप देखिए, विपक्ष जितना कमजोर होगा वहां पर सरकार उतना ही अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करेगी, लेकिन विपक्ष जितना मजबूत होगा, वह सवाल उठाएगा प्रश्नों सरकार पर, तो वो उतना ही संभल कर है जो कार्य करेगा, अपनी स्वेच्छा के अनुसार कार्य नहीं करेगा। जो जनता के लिए सही है वह सरकार है जो कार्य करेगी। अगर विपक्ष मजबूत होगा तो जिसका विपक्ष कमजोर है, जिस भी समाज में, जिस भी देश में, तो उसमें है जो अच्छी राजनीतिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था हम नहीं मान सकते। देखिए यहाँ पर ब्रॉड लाइस का यह मत है कि यथोचित मानव प्रकृति की प्रवृत्तियों में एक रूपता तथा समानता पाई जाती है। ये तो कहता है कि मानव प्रकृति की प्रवृत्तियां और इसकी मनोवृत्तियां और एक रूपता में समानता पाई जाती है, ऐसा है जो आपके इस विद्वान ने कहा है। सामान्य निष्कर्ष एवं सिद्धांत, तो ये वाला तर्क भी आप ध्यान में रखिएगा, इससे पॉइंट को भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। राजनीति विज्ञान की वैज्ञानिकता के पक्ष में एक तर्क दिया जाता है कि विज्ञान की बाती राजनीति का विषय भी विज्ञान विषयों के सारे एक निष्कर्ष पर पहुंचता है। राजनीति विज्ञान के अध्ययन में भी तथ्य एकत्रित करके कार्य कारणों का मेल किया जाता है और फिर संबंधित सिद्धांतों की खोज करके सामान्य निष्कर्ष पर है जो पहुंचा जाता है। स्पष्ट है कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन वैज्ञानिक विधि से किया जा सकता है। राजनीति विज्ञान को विज्ञान न मानने के पक्ष में तर्क, तो देखो इसे आप इसमें से लिख सकते हैं। तो पहला पॉइंट लिख सकते हैं, इसमें मानकता नहीं पाई जाती, ऐसा आप लिख सकते हैं। पूर्णतः मानकता नहीं पाई जाती, वाणी पूर्णतः भविष्यवाणी संभव नहीं, ऐसे हैं जो पॉइंट बनाकर हैं जो आप लिख सकते हैं। राजनीति विज्ञान को विज्ञान न मानने के पक्ष में है जो आपको तर्क देना है। देखो इसमें विज्ञान की तरह परीक्षण संभव नहीं है, पहला तर्क तो ये हो गया। राजनीति विज्ञान के सिद्धांत निश्चित नहीं होते। राजनीति विज्ञान में स्पष्ट भविष्यवाणी करना संभव नहीं। राजनीति विज्ञान में सर्व मान्यता का अभाव है, मतलब मानकता का अभाव है। इस तरह से आप ध्यान में रखिएगा। अब जो राजनीति विज्ञान में नियमों के कारण कार्य संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता। राजनीतिक घटनाओं के पीछे अनेक उलझे हुए कारण होते हैं, कोई एक फिक्स कारण नहीं होता है। तो इस तरह है जो हमें ध्यान रखना है। राजनीति विज्ञान कला के रूप में, कुछ विद्वान राजनीति विज्ञान को कला मान, गेटिल आपके और बेंसली इस श्रेणी के प्रमुख विद्वान है। गेटिल ने लिखा है कि राजनीति की कला का उद्देश्य मनुष्य के क्रियाकलापों से संबंधित उन सिद्धांतों नियमों का निर्धारण करना है जिन पर चलना राजनीतिक संस्थाओं के कुशल संचालन के लिए आवश्यक है। बेंसली का मत है कि राजनीति विज्ञान विज्ञान की अपेक्षा कला अधिक है। राज्य के संचालन व उसकी क्रियात्मकता के संबंध में इसी के द्वारा नेतृत्व किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर आपके कह रहा है कि ये विज्ञान की अपेक्षा कला अधिक है, आपके बेंसली कह रहा है ये। तो देखिए ये कला भी है। कला वह विद्या है जो सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहार में प्रयोग करने की क्षमता प्रदान करती है तथा जीवन को अधिक से अधिक सुंदर बनाती है। तो आपके नेताओं का जीवन सुंदर बनता ही है राजनीति विज्ञान से। आम जनता का तो इतना नहीं बनता, बट आपके नेताओं का तो बनता ही है। तो ये कला भी है। इस रूप में विद्वानों का मत है कि चूंकि राजनीति का संबंध व्यवहारिक प्रश्नों से है, अतः इसे कला माना जाना चाहिए। व्यवहारिक राजनीति को स्पष्ट रूप से कला की श्रेणी में रखा जा सकता है। अतः राजनीति विज्ञान उतना भाग जितना राजनीतिक संस्थाओं धारणाओं और सिद्धांतों के कार्य रूप के प्रदान करने में विश्लेषण से संबंधित कला की श्रेणी में रखा जा सकता है। इस प्रकार से जो सरकार की नीतियों का संचालन, प्रशासन का नियमन, निर्देशन, क्रियान्वयन, दलों का संगठन, नियंत्रण, दबाव, हित समूहों का संचालन, निर्वाचन आदि आते हैं। अतः यह माना जा सकता है कि व्यवहारिक राजनीति एक कला विज्ञान है। अगला पॉइंट है, क्या राजनीति को एक दर्शन कहा जा सकता है? कतिपय विद्वान राजनीतिक को एक दर्शन मानते हैं। उनका मानना है कि पहले प्राचीन समय में है जो इसे राज्य दर्शन के नाम से जाना जाता। अब हमें यह देखना है कि राजनीति को कहाँ तक है जो हम दर्शन कह सकते हैं। इस प्रश्न के उत्तर के लिए दर्शन की परिभाषा करना आवश्यक है। वास्तव में दर्शन उस ज्ञान को कहते हैं जिसका आधार तर्क होता है। राज्य दर्शन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि कुछ विद्वान इसके अध्ययन के लिए प्रारंभ से ही दार्शनिक अध्ययन पद्धति पर बल देते रहे। वास्तव में राजनीति में विज्ञान में कुछ गूढ़ प्रश्न हैं जिनके उत्तर में न तो वैज्ञानिक तथ्य संकलित हो सकते और नहीं सीखा जा सकता है। इससे जैसे कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका आदर्श
और स्वरूप क्या है, इसकी प्रकृति कैसी है, इसका भविष्य क्या है। इन प्रश्नों का जवाब कोई भी राजनीतिक शास्त्री केवल चिंतन और तर्क के आधार पर दे सकता है। इस प्रकार इसका कोई है जो फिक्स उत्तर प्राप्त नहीं होता। इस पक्ष की सैद्धांतिक है विवेचना दार्शनिक आधार पर की जा सकती है। तो मतलब राजनीति विज्ञान एक दर्शन भी है। ये अतः राजनीति विज्ञान के सैद्धांतिक पक्ष को राजनीतिक दर्शन कहा जा सकता है। प्लेटो, अरस्तु और मार्क्स दर्शन शास्त्री थे, जो कि एक अच्छे राजनीतिज्ञ भी माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक दृष्टिकोण से राजनीति विज्ञान को परिभाषित कीजिए। आधुनिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए राजनीति विज्ञान का अर्थ, क्षेत्र और प्रकृति की विवेचना कीजिए। तो देखिए, परंपरागत राजनीति विज्ञान की परिभाषा में राजनीति विज्ञान को राज्य तथा सरकार का अध्ययन बतलाया गया है, परंतु आधुनिक राजनीति विज्ञान में इसे अपर्याप्त मानते हैं। आधुनिक चिंतन राजनीति अपनी प्रकृति से ही एक विकासवादी प्रक्रिया है। इस शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में जो राजनीति विज्ञान में कतिपय प्रभावशाली तत्वों का विकास हुआ। परंपरागत राजनीति का एक नवीन दिशा में है, जो नवीन दिशा प्रदान हुई। इसके साथ ही ऐसी पृष्ठभूमि तैयार हुई जिसमें राजनीति विज्ञान का विकास संभव हो सकता है। तो इसके प्रमुख समर्थक हैं, जो ये देख सकते हैं आप, लॉर्ड ब्राइस, ये सभी हैं जो इसके समर्थक हैं, जो यथार्थ के अध्ययन पर बल दिया है, क्योंकि राजनीति विज्ञान के अध्ययन को वैज्ञानिक निश्चयतात्मक बनाना चाहिए। राजनीति विज्ञान तक की विकास प्रक्रिया में द्वितीय विश्व युद्ध की घटना का विशेष महत्व। इसके बाद की दुनिया में, इसके पूर्व की दुनिया में राजनीतिक संरचना में औद्योगिक विकास, वैज्ञानिक तकनीकी उपलब्धियों तथा सैन्य क्षमता की दृष्टि से बहुत अधिक भिन्न हो गई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत सारी परिस्थितियों में परिवर्तन आया, तो राजनीतिक विज्ञान की धारणा में भी है जो परिवर्तन आया। विश्व स्तर पर हुए इस गंभीर परिवर्तन से मानव समाज की संस्कृति, परंपरा, अवधारणाओं के स्थान पर नवीन अवधारणाओं का जन्म हुआ। संपूर्ण समाज विज्ञानों के अध्ययन दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। इस पृष्ठभूमि में सन 1960 के दशक में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका शिकागो के विश्वविद्यालय में कार्यरत राज्य वैज्ञानिकों ने राजनीति विज्ञान को दार्शनिक अध्ययन पद्धति से मुक्त किए जाने पर बल दिया और इसके अध्ययन से अधिक वैज्ञानिक बनाने का प्रयत्न किया। और इस प्रकार के प्रमुख राज्य वैज्ञानिकों में डेविड ईस्टन, जीईसी कैटलिन और लासवेल, हसजार, एलेक्जेंडर हर्ड ये उल्लेखनीय विद्वान थे। आपके कौन के अनुसार राजनीति विज्ञान की परिभाषाएं, तो यार मानव, आप तो पॉइंट ध्यान में रखिए, इतना सब कुछ याद नहीं रहता। राजनीति विज्ञान मानव क्रियाओं का विज्ञान है। राजनीति विज्ञान राज्य व्यवस्था का अध्ययन है, ठीक है। इस तरह से आप ध्यान में रखिएगा। राजनीति विज्ञान निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन है, ठीक है। ये पॉइंट है जो आप देख लीजिएगा, पॉइंट देख लीजिएगा। और ये आप पढ़ना चाहते हैं तो इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दूंगा। अगला क्वेश्चन है, परंपरागत दृष्टिकोण से राजनीति विज्ञान को परिभाषित कीजिए। इसके परंपरागत क्षेत्र पर प्रकाश है जो आपको डालना है। तो आपको देखिए क्या ध्यान रखना है, राज्य के अध्ययन के रूप में राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से होता है। ये गार्डनर ने कहा, ऐसी एक परिभाषा लिखेंगे तो आप सरकार के अध्ययन के रूप में, ठीक है, दूसरा हो जाएगा। और तीसरा आपके यहाँ पर दिया है राज्य, सरकार और व्यक्ति के अध्ययन के रूप में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखने पॉइंट। व्यवहारवाद का अर्थ स्पष्ट कीजिए और व्यवहारवाद क्या है मूल्यांकन कीजिए। तो देखिए, व्यवहारवाद का ऐतिहासिक विकास है जो अमेरिका में हुआ था। कब हुआ था? 1908 में हुआ था। इतना है जो आपको ध्यान में रखना है। फिर है जो आप आगे आएंगे तो व्यवहारवाद का अर्थ है स्वरूप। व्यवहारवाद के अर्थ और स्वरूप की विवेचना विभिन्न व्यवहारवादी राजनीतिक विचारकों ने निम्न प्रकार से की है। सिबली के अनुसार व्यवहारवाद का प्रयोग अनिवार्य मूल संबंधी नीतियों के संदर्भ में किया जा सकता है, ऐसा है जो सिबली ने कहा है। क्रिक पैट्रिक के अनुसार व्यवहारवाद के स्वरूप की विवेचना करते हुए चार मुख्य विशेषताएं बताई हैं। व्यवहारवाद, ये चारों विशेषताएं जो देख लीजिएगा आप। और उसके बाद जो डेविड ईस्टन ने कहा, व्यवहारवाद के निम्नलिखित आधार पर लक्ष्य बताए हैं: नियमन, सत्यापन एवं प्रामाणिकता और यहाँ पर तकनीकी प्रयोग। ये तीन नियम बताए हैं डेविड ईस्टन ने। 20वीं शताब्दी के सप्तम दशक में आपके एक नवीन उपागम का जन्म हुआ जिसे उत्तर व्यवहारवाद की संज्ञा दी गई है। उत्तर व्यवहारवाद भी परंपरावादियों की भांति व्यवहारवाद का आलोचक रहा है। इसे परंपरावादी की श्रेणी में रखा जा सकता है। जहाँ परंपरावादी व्यवहारवादी उपागम के औचित्य को स्वीकार नहीं करते, फिर भी राजनीति शास्त्र की में अपने व्यवहार को दोहराते हैं। फर्स्ट यूनिट से एक तो व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। 1900 आपके 50 से पहले का है जो व्यवहारवाद है और इसके बाद का है जो उत्तर व्यवहारवाद है। देखिए यहाँ पर है जो इसमें निबंधात्मक क्वेश्चंस भी सम्मिलित हो चुके हैं, तो आप बिना टेंशन के पॉइंटों को देखिएगा और उसमें लिखिएगा। देखिए यहाँ पर क्या उत्तर व्यवहारवाद परंपरावाद का अनुसरण करता है
उत्तर व्यवहारवाद और परंपरावाद दोनों ही व्यवहारवाद के कट्टर आलोचक हैं। मतलब उत्तर व्यवहारवाद और परंपरावाद ने व्यवहारवाद की खूब आलोचना की, खूब मजे लिए और मूलतः एक दूसरे से भिन्न हैं। इन दोनों दृष्टिकोणों में मूलतः अंतर यह है कि परंपरावादी व्यवहारवादी उपक्रम की सार्थकता को अस्वीकार करता है और राजनीति विज्ञान की शास्त्रीय परंपरा में अपने विश्वास को दोहराता है। डेविड स्टर्न के अनुसार उत्तर व्यवहारवाद भविष्य की ओर उन्मुख है और राजनीति विज्ञान की नवीन दिशाओं की ओर मोड़ने और उसके उत्तराधिकार को अस्वीकार करने के स्थान पर उसमें बहुत जोड़ने को तत्पर रहता है, चाहे वह व्यवहारवादी दृष्टिकोण में उपलब्ध हो अथवा परंपरावादी दृष्टिकोण में। अच्छे तत्वों का समावेश उत्तर व्यवहारवाद में सम्मिलित करने के लिए तत्पर रहा है। परंपरावादी दृष्टिकोण 19वीं शताब्दी तक राजनीति विज्ञान के विकास को प्रकट करता है और शास्त्रीय पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। इसके बाद विपरीत उत्तर व्यवहारवाद विज्ञान के कार्य पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है और परंपरागत दृष्टिकोण की तुलना में उत्तर व्यवहारवाद अधिक प्रासंगिक है, क्योंकि इसमें मात्र भूतकाल का अनुसरण करके प्रगति की ओर बढ़ा नहीं जा सकता। मूल्य जो परंपरावादी दृष्टिकोण में है उसकी अनदेखी कर मानवीय मूल्यों की रक्षा नहीं की जा सकती। वस्तुतः परंपरावाद राजनीति विज्ञान की यथास्थिति से संतुष्ट हैं, परंतु वर्तमान के संदर्भ में यह विचारधारा बहुत उपयोगी नहीं मानी जा सकती है। वर्तमान युग विज्ञान का युग है जिसमें प्रकृति का समावेश है और परंतु परंपरा की रक्षा करना विचारकों का दायित्व है, क्योंकि उसकी अनदेखी करने से सांस्कृतिक मूल्यों की कमी हो जाएगी, ह्रास हो जाएगा। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि आपके परंपरावाद को अपना आधार स्तंभ बनाकर उत्तर व्यवहारवाद मानव उत्थान के साथ साथ प्राचीन सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा करने के समर्थक होगी। तो ठीक है, ये रक्षा कर रहा है आपके उत्तर व्यवहारवाद। देखिए उत्तर व्यवहारवाद ये क्वेश्चन है जो आपके पूछा जा सकता है। तो ये निबंधात्मक क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको हम कंप्लीट देखने वाले हैं। यहाँ पर उत्तर व्यवहारवाद क्या है, इसके प्रमुख लक्षण और विशेषताएं, उत्तर व्यवहारवाद के उदय के कारण विवेचना कीजिए तथा इसके लक्षण और विशेषताएं बताइए। पहला पॉइंट आपको लगाकर लिखना है, व्यवहारवाद में कतिपय दोष थे जिसकी प्रतिक्रिया स्वरूप उत्तर व्यवहारवाद की उत्पत्ति हुई। व्यवहारवाद एक ओर अपने सिद्धांत, लक्ष्यों या उद्देश्यों की पूर्ति करने में असमर्थ रहा, दूसरी ओर यह शुद्ध अनुसंधान कार्य में गहनता से डूबे रहने के कारण अपने युग की गंभीर समस्याओं के समाधान के संदर्भ में कोई ठोस एवं निश्चित समाधान के विचार देने में असमर्थ रहा। ऐसी स्थिति में स्वयं व्यवहारवादियों ने व्यवहारवादी दृष्टिकोण की अनुपयोगिता को स्वीकार किया एवं इसमें सुधार की आवश्यकता भी अनुभव की। प्राचीन व्यवहारवादी डेविड स्टर्न ने इसकी आलोचना करते हुए कहा कि व्यवहारवाद के नाम पर निम्न स्तरीय एवं प्राय पूर्ण अप्रासंगिक अनुसंधान पर बहुत अधिक समय नष्ट किया गया। व्यवहारवाद के दोषों एवं कमियों के विरुद्ध आपके व्यवहारवादियों ने सुधारात्मक प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप ही उत्तर व्यवहारवाद की स्थापना एवं विकास हुआ। उत्तर व्यवहारवाद के उदय के लिए निम्नांकित कारण उत्तरदायी माने जाते हैं। पहला है जो प्राकृतिक विज्ञान बनाने का असफल प्रयास। व्यवहारवाद प्राकृतिक एवं राजनीतिक विज्ञान को सूक्ष्म अंतर समझने में विफल रहा, वह एक ही इसे बनाने की कोशिश करता रहा। राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए प्राकृतिक विज्ञान जैसे शुद्ध विज्ञान पद्धति और तकनीकी विकास करने का प्रयास किया जो असंभव था। अतः व्यवहारवाद के विरुद्ध में स्वरूप उत्तर व्यवहारवाद का है जो जन्म हुआ, मूल्यों की उपेक्षा की गई। ठीक है, व्यवहारवाद में इसी कारण उत्तर व्यवहारवाद का जन्म हुआ। व्यवहारवाद ने राजनीति में पूर्ण वैज्ञानिक अध्ययन के नाम पर मात्र तथ्यों के अध्ययन पर बल दिया और मूल्यों की पूर्णतः उपेक्षा की। अपने मूल्य निरपेक्ष अध्ययन के कारण व्यवहारवाद की 20वीं शताब्दी की दुखांत घटना एवं गटर की विजय कहा जाने लगा। ठीक है, दुखांत घटना एवं गटर की विजय कहा जाने लगा। व्यवहारवाद के इस दोष के फलस्वरूप उत्तर व्यवहारवाद का जन्म हुआ। तीसरा है जो मानव व्यवहार के नियम देने में विफल। तो व्यवहारवादियों का यह दावा था कि वे मानव व्यवहार के निश्चित नियम बना सकते हैं और सही भविष्यवाणी करने में सफल हो सकते हैं। वास्तविकता में मानव का व्यवहार वस्तुनिष्ठ या वैज्ञानिक अध्ययन किसी भी रूप में संभव नहीं, क्योंकि व्यवहार बदलता रहता है। तो व्यवहारवाद की इस विफलता ने उत्तर व्यवहारवाद को जन्म दिया। व्यवहारवाद की अप्रासंगिकता और निष्क्रियता, ठीक है, तो इसी के कारण भी है जो आपके व्यवहारवाद का है जो उत्तर व्यवहारवाद का जन्म हुआ। जब व्यवहारवाद अप्रासंगिक और निष्क्रिय हो गया तो आपके हैं जो उत्तर व्यवहारवाद का जन्म हुआ। विज्ञान
के वैज्ञानिक अध्ययन के नाम पर स्वयं को अत्यधिक व्यस्त कर लिया व्यवहारवाद ने, और अपने युग की प्रमुख सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं की उसने उपेक्षा की व्यवहारवाद ने। तो वस्तुतः इन समस्याओं के प्रति निष्क्रियता ने उन्हें उनके समय के दृष्टिकोण में भी अप्रासंगिक बना दिया, और फिर है जो आपके उत्तर व्यवहारवाद का जन्म हुआ। उत्तर व्यवहारवाद का जन्म युग की मांग, ठीक है। परंपरावादी एवं व्यवहारवादी दृष्टिकोणों की विफलता के कारण राजनीति विज्ञान को एक ऐसे दृष्टिकोण की आवश्यकता थी जो इनके दोषों से मुक्त हो और गुणों की मात्रा अधिक हो। वास्तव में उत्तर व्यवहारवाद ने युग की मांग पूर्ति की, यद्यपि इसकी उत्पत्ति का मूल कारण भावनात्मक माना जाता है। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि उत्तर व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान को एक कला के साथ ही राजनीति विज्ञान को सामाजिक विज्ञान का दर्जा दिया। राजनीति विज्ञान के अध्ययन में मूल्य और तथ्यों के महत्व को स्वीकार किया उत्तर व्यवहारवाद ने, और इसने आधुनिक युग की महत्वपूर्ण राजनीतिक एवं सामाजिक समस्याओं के समाधान में रुचि ली। और इसी दृष्टि से बौद्धिक जगत का नेतृत्व की भी चेष्टा है जो आपके उत्तर व्यवहारवाद ने की है। अब उत्तर व्यवहारवाद के लक्षण और विशेषताएं। तो उत्तर व्यवहारवाद के क्या लक्षण थे, क्या विशेषता थी? उत्तर व्यवहारवाद के प्रमुख समर्थक डेविड स्टर्न है। इसने दो प्रमुख उत्तरदायित्व निश्चित किए, संगति और कर्म। कर्म यानी कार्य, यहाँ पर संगति और कर्म ये हैं जो दो प्रमुख तत्व डेविड स्टर्न ने उत्तर व्यवहारवाद के अंतर दिए। उसने उत्तर व्यवहारवाद के निम्नांकित लक्षण विशेषताएं बताई हैं। पहला है जो इसने बताया कि तकनीकी के पूर्व तथ्य आने चाहिए। ये शोध में कृत्रिम यंत्रों के प्रयोग को अच्छा तो मानते, परंतु इस बात पर बल देते कि महत्वपूर्ण वस्तु वह उद्देश्य हैं जिन पर उन यंत्रों का प्रयोग किया जा सकता है, और उन्हें व्यवहारवादियों के इस नारे के स्थान पर अस्पष्ट होने से गलत होना अच्छा है। यह नारा की बेमेल रूप से निश्चित होने के स्थान पर अस्पष्ट होना उत्तम है। उत्तर व्यवहारवाद ने सामाजिक परिवर्तन पर बल दिया। दूसरा पॉइंट ध्यान में रखिए, उत्तर व्यवहारवादी राजनीति को सजीव विषय बनाना चाहते थे, सामाजिक बुराइयों को नष्ट किया। इस तरह से आप लिख सकते हैं। समस्याओं के निदान पर बल दिया। उत्तर व्यवहारवाद सामाजिक समस्याओं के निदान पर बल दिया। वे समस्याओं के प्रति आंख मूंद लेना नहीं चाहते थे उत्तर व्यवहारवादी, और उनका कहना था कि राजनीति विज्ञान की संगति तभी है जब वह मानव जाति की वास्तविक समस्याओं का समाधान करे और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करे। और चौथा पॉइंट आप ध्यान रखें, मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका। मूल्यों पर इन्होंने बहुत बल दिया। ये मूल्यों की निर्णायक भूमिका को स्वीकार करते थे। उनका यह कहना है कि जब तक मूल्यों को ज्ञान की प्रेरक शक्ति नहीं समझा जाता तब तक यह भय बना रहता है कि कहीं ज्ञान का गलत उद्देश्य के लिए तो प्रयोग नहीं हो रहा है। ये इस बात पर बल देते हैं कि यदि ज्ञान को सही उद्देश्य के लिए प्रयोग करना है तो मूल्यों की उनकी केंद्रीय स्थिति देनी होगी। बुद्धिजीवियों की भूमिका। ये समाज में बुद्धिजीवियों की भूमिका को स्वीकार करते हैं। उनका कहना है कि बुद्धिजीवियों को सूक्ष्म वैज्ञानिक शोधकर्ता या तकनीशियन नहीं बने रहना चाहिए। इन्हें सभ्यता के उदार और मूल्यों को सुरक्षित रखने में अपना योगदान देना चाहिए। कर्म पर बल देना इस उत्तर व्यवहारवाद की महत्वपूर्ण विशेषता। उत्तर व्यवहारवाद कर्म यानी कार्य पर बल देते हैं, और उनका कथन है कि राजनीति विज्ञान को समाज के पुनर्निर्माण के कार्य में लगे रहना चाहिए। डेविड स्टर्न के अनुसार जानने का अर्थ है कार्य के उत्तरदायित्व को पहचानना।